तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आर.एस. अग्रवाल की बुक में इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो इस चैप्टर का नाम वहाँ पर आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर होगा वो 9, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या हो गया, जैसे जब भी हम कोई मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कभी ना कभी आपको ये सुनने को जरूर मिल जाएगा लाइफ में कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ आता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो वो यूज क्या क्या हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में जो यूज की जाती थी वो एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते थे, उनको सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस या सन से मून के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, किसी एक हाइट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। मैप में हम मैप बनाने के लिए यूज करते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक की डिस्टेंस कितनी है या वो कितने एंगल पर है। ये सारी चीज़ों को निकालने के लिए, नेविगेशन करने के लिए हम किन चीज़ों का यूज करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज की जाती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे काम करती है ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो हाइट और डिस्टेंस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसी से ही हम स्टार्ट करेंगे, हाइट से और डिस्टेंस से। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़ाना शुरू किया था तो वहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था वो ये कि सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है, ये हमने बनाई एक मीनार, जिसको मैंने कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा। यहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल लिया था। ओके, तो यहाँ पर कोई एक पर्सन, कोई एक स्टूडेंट इस मीनार को यहाँ पर देख रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से देख रहा है, उसके टॉप को देख रहा है। तो जब वो उसके टॉप को देखता है तो उसकी जो आई का लेवल है वहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल क्रिएट हो जाता है। आया ना, होगा या नहीं होगा। जब वो इस मीनार के टॉप को वो यहाँ से खड़े होकर देखेगा तो जो उसकी आई का लेवल है उस लेवल से इस वाली लाइन का के साथ एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। इस एंगल का नाम हम क्या रखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम रखा जाता है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, और जहां से खड़े होकर स्टूडेंट देख रहा है, जिस पॉइंट को देख रहा है, उस पॉइंट से लेकर स्टूडेंट के बीच की जो ये लाइन खींची गई है, इसको नाम हम क्या रख देते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या नाम रखते हैं इसका, लाइन ऑफ साइट। या इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर अर्थ सरफेस पर ये इस ग्राउंड लेवल पर कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो यहाँ पर एक पतंग है उसको देख रहा है, एक काइट को वो देख रहा है। ओके, अब इस काइट के टॉप को जब वो देखता है, इस काइट को जब वो देखता है तो उसकी आई के लेवल से, आई का जो लेवल है वो यहाँ पर आ होगा, आई का लेवल है ना, ये वाली लाइन इससे, तो यहाँ पर उसकी इस आई लेवल से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक एंगल। इस एंगल का क्या नाम रखा जाएगा, तो आंसर है, अगर वो नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस एंगल का नाम रखा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और दूसरी बात, जहां से उसको देखा जा रहा है, जिस चीज को वो देख रहा है, वहां से ऑब्जर्वर तक की ये जो डिस्टेंस होती है, इसका नाम हम क्या रखते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या नाम रखते हैं हम इसका, लाइन ऑफ साइट। तो ये दो चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं आपके सामने। ऑब्जर्वर से जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर से जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वहां तक जो हम लाइन खींचते हैं उसका नाम क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ऑब्जर्वर के आई लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन के तैयार होता है उसका क्या नाम होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से यहां पर भी वही चीज समझिए, यहां पर जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है तो उस ऑब्जर्वर से उस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एक लाइन खींच दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। ओके, फिर से ऑब्जर्वर के आई लेवल यानी इसका नाम हमने रख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो ये एंगल बन के तैयार होता है इसका नाम क्या रखा जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तीसरी सिचुएशन हम लेते हैं कि सपोज करिए ये एक ग्राउंड लेवल है और यहां पर एक, सपोज करिए एक मीनार है या कोई एक बिल्डिंग है, चलिए ये एक यहां पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से
यहाँ पर ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, वहाँ से अगर हम इसको यहाँ से अगर खड़े होकर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल बन जाएगा। या मैं ये कहूँ कि ये अगर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर तक मैं एक लाइन खींच दूं, तो उस लाइन का तो नाम होगा लाइन ऑफ साइट। उस लाइन का क्या नाम होगा, लाइन ऑफ साइट। फिर से इस बिल्डिंग के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट तक अगर मैं एक लाइन खींच दूं, तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, लाइन ऑफ साइट। ओके, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ इन दोनों लाइन के बीच में, इस एंगल का क्या नाम रखा जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी चीजों को नीचे की तरफ से देखा जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बन के तैयार होता है उसका नाम क्या रखा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसकी अपोजिट सिचुएशन को देख लीजिए। यहां पर हम तीनों सिचुएशन में हमने क्या कहा था कि अगर हम मीनार को देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी काइट को देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तब भी हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो मेरे आई लेवल से जो लाइन ऑफ साइट का एंगल बन के तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा केस देखिए आप। सपोज करिए कोई एक स्टूडेंट है, वो बालकनी में खड़ा हुआ है ऐसे यहां पर, ठीक है। वो बालकनी में खड़ा हुआ है और बालकनी से यहां पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उस फ्लावर पॉट को वो देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक फ्लावर पॉट है, उसको वो देख रहा है। ओके, तो वो अब कहां से देख रहा होगा, उसका आई लेवल कहां पर होगा, यहां पर ऐसे, ठीक है ना। ये उसका आई लेवल है और यहां से वो इसको देख रहा है। तो ऑब्जर्वर यहां पर है और ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है वो यहां पर है। तो बताइए लाइन ऑफ साइट कौन सी वाली होगी, तो आंसर है ये वाली लाइन ऑफ साइट होगी। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है उनके बीच की जो लाइन होती है उसका नाम क्या रखा जाता है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो यहां पर आपने 3 लाइन ऑफ साइट देखी, तीनों ही केस में ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है, और यहां पर हमारा कौन है, ऑब्जर्वर, ठीक है। फिर से ये क्या है, ऑब्जर्वर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर, और यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। इसी तरह से यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी वही सेम काम हो रहा है कि वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, किसी बालकनी से खड़े होकर किसी प्लांट को देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर यहां पर है जो देखने वाला है, और जिसको देखा जा रहा है वो यहां पर है। उनके बीच की जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। ओके, अच्छा, जो आई लेवल है उसका नाम हम रख देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या नाम रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आई लेवल आपका यहां पर बन रहा होगा। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इन वाले केस में हमने ये देखा था कि ऑब्जर्वर की जो आई होगी वो यहां पर होगी, तो ये उसका आई लेवल होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इसका नाम क्या रखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्या नाम रखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसका नाम हमने क्या रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। कब, जब ऑब्जर्वर जो लाइन ऑफ साइट है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे हो। कब हो, जब लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी हो, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। लाइन ऑफ साइट ऊपर हो और हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे हो। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, तो इसका उल्टा से मेरा मतलब यह है कि लाइन ऑफ साइट नीचे हो और हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर हो, तब भी एक एंगल तो बनेगा, लेकिन उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन ना कहकर इसका दूसरा नाम रखते हैं। हम इसका नाम रखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या नाम रखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इस तरह से ये इसका बन जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लाइन ऑफ साइट है तो यहां पर जो एंगल बन के तैयार होगा उसका नाम एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट इसके नीचे है तो यहां पर जो एंगल बन के तैयार होगा उसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया। क्या याद हो गया, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो अगर लाइन ऑफ साइट तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो लाइन ऑफ साइट तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, डिप्रेशन का एंगल, ठीक है। ये हमें कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में हमें करनी थी, वो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दी है।
अब हम बात आ जाते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनसे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और हम इनको कैसे यूज करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम एक काम करते हैं, जैसे सपोज करो यहां पर मैंने एक ये कुतुब मीनार वाला ही सपोज करो केस ले लो, या कोई एक बिल्डिंग वाला केस ले लो, कोई भी ABC, ये हाइट है इस बिल्डिंग की और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और यहां पर एंगल बन रहा है थीटा और ये वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कौन सी वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। अब सपोज करो आपको इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है बिना इसको मेजर किए हुए, आपको कोई मेजरमेंट नहीं करना है और आप इसकी हाइट निकालना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बिना इसको मेजर किए हुए इस बिल्डिंग को, इस मीनार को, इस घर को, जो भी ये है उसकी हम हाइट बिना मेजर किए हुए निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप कैसे निकाल पाओगे, आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। सपोज करो आपको हाइट की जरूरत है, आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हाइट निकालनी है, उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की। क्या क्या? एक तो ये कि जहां भी हमारा ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर उस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, सिर्फ आपको ये पता हो। मतलब मैं कह रहा हूं आपको BC पता है, BC ये जो लेंथ है कि इस बिल्डिंग से ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, ये आपको पहले से पता है। दूसरी चीज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल है जिसको आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज करो आपको पहले से गिवन है, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कि ऑब्जर्वर उसके टॉप को जो देख रहा है वो एंगल कितना है। अगर ये दो चीजें अगर आपको पता हो, थीटा पता हो आपको और BC यानी ये डिस्टेंस पता हो कि ऑब्जर्वर उस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा हुआ है, ये दो चीजें पता हो तो आप इसकी हाइट को बिना मेजरमेंट किए हुए निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। जैसे हमें सपोज करो हमने फॉर्मूला चूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज किया, किस किस के लिए? देखो हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, मुझे ये कहना चाहिए परपेंडिकुलर हमें निकालना है। बेस हमें पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस में दो रिलेशन होते हैं, एक तो होता है टेन का रिलेशन और एक होता है कॉट का रिलेशन। तो अगर हम टेन थीटा को यहां पर लिख लें तो टेन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब BC। अब इसमें से आपको टेन थीटा यानी थीटा की वैल्यू गिवन है तो थीटा टेन थीटा आपको पता चल गया। अच्छा BC आपको गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो? AB। आप क्या निकाल पा रहे हो उस केस में? AB निकाल पा रहे होगे, यानी कि आप हाइट निकाल सकते हो इस बिल्डिंग की। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बिल्डिंग की हाइट को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है हमें? सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन की और ऑब्जर्वर उस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा हुआ है, सिर्फ ये डिस्टेंस की। सिर्फ इतना आपको पता हो तो आप उस बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हो जाते हो और आपको पता है कि कुतुब मीनार से आप कितनी दूर खड़े हुए हो और आप किस एंगल से उसको देख रहे हो, उसके टॉप को, सिर्फ ये दो वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप बिना कुतुब मीनार के पास जाए हुए आप उस कुतुब मीनार की हाइट को बता सकते हो कि कितनी रही होगी। क्या क्या चीजें चाहिए? कुतुब मीनार से आप कितनी दूर खड़े हुए हो और आप उसे किस एंगल पर देख रहे हो। सिर्फ ये दो चीजें पता हो तो देखो आपको टेन थीटा पता है यानी एंगल आपको पता है, ठीक है। आपको क्या पता है? आप कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हुए हो यानी ये BC डिस्टेंस आपको पता है, यहां पर आप खड़े हुए हो, है ना, यहां से कुतुब मीनार तक की डिस्टेंस आपको पता है। तो आप क्या निकाल पाओगे? AB। AB मतलब क्या निकाल कर आ जाओगे? हाइट। ये आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये पावर है कि वो बिना मेजरमेंट किए हुए आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किसी भी हाइट को निकाल सकते हो। अब इसका उल्टा भी सीख लो। अगर सपोज करो आपको बिल्डिंग की हाइट बता दूं मैं और एंगल बता दूं तो आप ये भी बता पाओगे कि आप कितनी डिस्टेंस पर खड़े हो। चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर आपको हाइट बता दी जाए तो आप ये बता पाओगे कि आप कितनी डिस्टेंस पर खड़े हो। कैसे? आपने सपोज करो टेन थीटा लिखा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? AB यानी परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या? बेस, है ना। अब AB मतलब हाइट और इधर क्या चल रहा है? थीटा। तो अगर आपको एंगल बता दिया जाए और हाइट बता दी जाए तो आप ये बता पाओ कि आप कितनी दूर खड़े हुए हो।
तो दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन कौन सी हो गई कि अगर मैं किसी एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाऊं और उस बिल्डिंग से मुझे ये पता है मैं कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हूं और उसे किस एंगल पर देख रहा हूं, तो मैं बिना मेजर किए हुए उस बिल्डिंग की हाइट बता सकता हूं, एक बात। दूसरा, अगर मुझे उस बिल्डिंग की हाइट पता हो और मुझे ये पता हो कि मैं किस एंगल से उसे देख रहा हूं, तो फिर मैं क्या बता सकता हूं कि मैं उससे कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ हूं। दोनों सिचुएशन को आप निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो और बेस यानी ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो दोनों चीजें आप निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चन में हाइट, कभी हम हाइट निकाला करेंगे, कभी डिस्टेंस निकाला करेंगे, डिपेंड करेगा कि हमें गिवन क्या है। इस बात को बस याद रखना कि हाइट गिवन हो, एंगल गिवन हो तो क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस। ठीक है, हाइट गिवन हो, एंगल गिवन हो तो डिस्टेंस निकल जाएगी। इसका उल्टा, डिस्टेंस गिवन हो, एंगल गिवन हो तो क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है, या हम एक अच्छा सा उसका फिगर बना के तैयार करेंगे। फिगर बनाने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें क्या क्या पता है। उसके बाद हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल लिया है वो tan थीटा से लिया है। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ ऐसा वहां पर सिनारियो आ जाता है लाइक दिस, इस तरह का मैं आपको एक सीन लेकर चलता हूं कि यहां पर कोई एक काइट है इस तरह से। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया एक काइट है और ये जो काइट है यहां पर मेरा ऑब्जर्वर है, यहां पर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस काइट को देख रहा है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे ये नहीं बताया गया कि ऑब्जर्वर इस काइट से कितनी डिस्टेंस पर है, ये वाली डिस्टेंस नहीं बताई गई, मुझे सिर्फ ये वाली डिस्टेंस बता दी गई और मुझे बताना है कि ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर फ्लाई कर रही है। ये जो काइट है ग्राउंड से कितनी हाइट पर फ्लाई कर रही है ये मुझे बताना है। फिर से क्या क्या दिया हुआ है, मुझे ये गिवन है कि ये जो ऑब्जर्वर है वहां से इस पतंग का, इस काइट का जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मुझे गिवन है। अब मुझे ये बताना हो कि यहाँ से कितनी हाइट पर है, तो वो मैं कैसे बताऊंगा। तो हम ये सोचेंगे कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये वाली चीज। तो इस ट्राइंगल में अगर हमें एंगल गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, क्या गिवन है, हाइपोटेनस अगर गिवन है और हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करेगा। तो आंसर है कि देखो हमें हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कौन सा वाला रिलेशन होता है, तो आंसर है साइन थीटा होता है या कोसेक थीटा होता है। तो इसका मतलब इस वाले केस में जो हम यूज करेंगे वो या तो साइन थीटा को यूज करेंगे या कोसेक थीटा को यूज करेंगे, टेन थीटा का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या क्या पता है, देखो परपेंडिकुलर यानी ए बी, हाइपोटेनस मतलब ए सी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, तो आंसर है साइन थीटा देता है। अगर साइन थीटा देता है तो उस केस में क्योंकि आपको एंगल पता है और ए बी आप निकालना चाहते हैं, मतलब हाइट आप जानना चाहते हैं ये, और हाइपोटेनस आपको गिवन है। तो अगर आपको हाइपोटेनस गिवन हो, एंगल गिवन हो, तब भी आप क्या निकाल सकते हो, हाइट, तब भी आप हाइट निकाल सकते हो। तो इस बात का मतलब ये है कि जब हमारे पास क्वेश्चन सामने आएगा तो ये नेसेसरी नहीं है कि वहां पर टेन थीटा या कॉट थीटा ही काम करेगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमें कौन सी वाली साइड गिवन है और कौन सी वाली साइड निकालनी है, ये हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको हाइपोटेनस गिवन हो और आपसे ये डिस्टेंस पूछी हो, बेस आपसे पूछ लिया जाए, है ना। एंगल तो गिवन ही है, ये मैं मानता हूं कि एंगल गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, और बेस आपसे पूछ लिया जाए तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे। तो आप ये सोचोगे कि बेस और हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते थे। अगर वो मान लो सपोज करो कॉस में आते थे, किसमें आते थे, कॉस थीटा में, क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो इस केस में आपको एंगल पता है, हाइपोटेनस पता है, तो बेस निकालने के लिए आप किसको यूज करोगे, कॉस थीटा को। किसको यूज करोगे, कॉस थीटा को। अच्छा, अगर आपको हाइपोटेनस गिवन हो, है ना, और आपको हाइट निकालनी हो तो आप किसको यूज करोगे, तो हाइपोटेनस गिवन है और आपको अगर हाइट निकालनी है तो इसका मतलब किसको यूज करेंगे, साइन थीटा को। तो डिपेंड करेगा कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, लेकिन हम यूज केवल इन तीन को ही करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। केवल इन्हीं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि इन तीनों में
हमारे जितने भी रेशियो हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं वो सबके सब हमें मिल जाते हैं। जैसे साइन थीटा हमें मिल जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा हमें मिल जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा हमें मिल जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रिलेशन हमें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिल जाता है। इसका मतलब इस चैप्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और आपका कंप्लीट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस वाले, हाइट एंड डिस्टेंस वाले, वो सारे के सारे इस फॉर्मूले पर बेस्ड रहेंगे। केवल ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तो सारी एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखिए RS अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज नंबर है 14 और हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस गिवन है वो एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ओके, देखो जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम फिगर बनाते जाएंगे और फिगर बनाने के बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले एक टावर बना लिया, ये कहाँ पर वर्टिकली कहाँ पर है, ये ग्राउंड पे, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इतना फिगर बन गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो ये तो है हमारा टावर, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये तो है टावर और ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये ग्राउंड है। ओके, अब ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर जो कि टावर के फुट से कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट 20 मीटर, कितनी दूर है 20 मीटर। ठीक है, फिर से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट का कुछ नाम रख देता हूं, चलो सपोज करो मैंने सी नाम रखा, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं यहां पर ए और ये बी, ये हाइट है टावर की ए बी और इस ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट है सी जो कि इस टावर के फुट से, फुट यहीं पर तो होगा, तो फुट से कितनी दूर है 20 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देखने वाला एंगल। ठीक है ना, तो ये हमने बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका, टॉप का, इस टावर के टॉप से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन जब बोल देता है तो मतलब नीचे बनेगा एंगल, कितना 60 डिग्री। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो ऊपर बनता है एंगल, हमें ना। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हमें निकाल कर देनी है, तो ये बहुत आसान है। मैंने माना कि हाइट ऑफ टावर क्या है, h। अब प्यारे बच्चों ये फिगर बन के तैयार हो गया, कैसे बना, फिर से क्वेश्चन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिगर बनाना, फिगर बनते ही क्वेश्चन हो जाएगा। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वहां से कितनी दूर है 20 मीटर। इस पॉइंट का इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो इसकी हाइट बताइए कितनी होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है निकालना। देखिए डिसाइड करिए क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है, अगर यहां एंगल बन रहा है तो बेस गिवन है और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर यानी हाइट हमें निकालनी है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन सा, तो आंसर है साइन थीटा होगा, नहीं, कॉस नहीं, कौन सा होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा यहां पर लिख लो सबसे पहले, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो वो लिखो सबसे पहले, ए सी बी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और वर्टिकली ये खड़ा हुआ है 90 डिग्री बन रहा है, ट्राइंगल ए सी बी। इस ट्राइंगल में टेन थीटा इक्वल्स टू, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, अच्छा बेस क्या है बी सी। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर दो, टेन ऐसे ही ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री। ओके, ये भी ठीक है। अच्छा, ए बी हमें निकालना है, ये हमने माना h, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, बी सी कितना है 20, ये हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ तक ठीक है। अब इस 20 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर आना है, लेकिन पहले 1060 की वैल्यू पुट कर लो। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 और इक्वल टू में क्या चल रहा है h/20। ठीक है ना, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये हम पढ़कर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में, तो 1060 की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये जो 20 है ये इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, तो 20√3 इतना मीटर, ये रही होगी क्या हाइट ऑफ टावर। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है,
तो ठीक है 20 इंटू जितनी भी √3 की वैल्यू गिवन है, कितनी बोलिए 1.732 लिखना है, 1.732 ये √3 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर जो भी इसका आंसर बन रहा होगा वो आंसर लिख लो। यहाँ पर कितना बन रहा है आंसर चेक कर लो। ठीक है ना, तो ये आपका हाइट का आंसर आ जाएगा मीटर में। ये जो बनेगा वो बनेगा 34.64 मीटर। कितना बन रहा है 34.64 मीटर, इतना बन रहा है, इतना मीटर। ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, हाइट निकल कर आ जाएगी। देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, सबसे आसान वाला क्वेश्चन है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से ये पॉइंट कितनी दूर है 20 मीटर। ये पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड पर। ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है जो कि टावर के फुट से कितनी दूर है 20 मीटर, और वो पॉइंट इसके टॉप के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो बताइए हाइट ऑफ टावर कितनी होगी। हमने सोचा कि ये तो हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा वाला होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB और बेस यानी कि BC। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 60 डिग्री और बेस की वैल्यू हमारे पास 20 और हाइट AB की वैल्यू क्या हमने मानी है h। यहां से सॉल्व करके हाइट ऑफ टावर निकल कर आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। मैं यहां पर एक लेवल बना देता हूं, ग्राउंड लेवल बना दिया मैंने, और उस ग्राउंड लेवल पर यहां पर कोई एक काइट है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया A और ये है पॉइंट B। ओके, इससे इस पॉइंट B यानी ग्राउंड लेवल से ये काइट कितनी हाइट पर है, तो ये हमें गिवन है कितनी 75 मीटर हाइट पर है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर है ये काइट 75 मीटर पर। ठीक है, अटैच टू द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ग्राउंड से ये ग्राउंड पर किसी पॉइंट से किसी स्ट्रिंग से इसको अटैच कर दिया गया है। इस काइट की ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसको अटैच कर दिया गया है। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रही है सच दैट 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है ये कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। ओके, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करने वाले। सबसे पहला काम क्वेश्चन में फिगर को हमें बनाना है। ठीक है, तो फिगर को बनाने के लिए सबसे पहली चीज उसने क्या कहा, उसने कहा जो काइट है वो ग्राउंड लेवल से, ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है इससे 75 मीटर पर है। ओके, इस काइट को ग्राउंड लेवल पर किसी पॉइंट से स्ट्रिंग को इसकी को अटैच कर दिया गया है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब हमें पता क्या है परपेंडिकुलर, और हमें निकालना क्या है। देखो उसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी है, मतलब कि हमें हाइपोटेनस निकाल कर देना है। अगर मैं इसको C मान लेता हूं तो मुझे हाइपोटेनस यानी AC निकाल कर देना है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये मैंने मान लिया L। क्या मान लिया, L मान लिया। तो देखो परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेनस आपको निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करेगा, तो आंसर है कि हमने तो 3 पढ़े हैं, 3 पढ़नी है हमें। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अच्छा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मैंने आपसे कहा इन तीनों का ही यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। तो अब इन तीनों में से देख लो कि आपको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन इन तीनों में से कौन सा वाला है, साइन थीटा वाला। तो इसका मतलब इसमें क्या यूज किया जाएगा, कौन सा रेशियो, साइन थीटा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किसका यूज किया था, टेन थीटा का। इसमें किसका यूज कर रहे हैं, साइन थीटा का। क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो जो चीज हमें गिवन होगी और जो हमें निकालनी होगी हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करेंगे। तो अभी हम यूज करने वाले हैं किसको, साइन थीटा को। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहां पर मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। ठीक है, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है उस ट्रायंगल का भी नाम लिख लो, ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने।
अच्छा थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री। ओके ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75। अच्छा ए सी हमें निकालना है, ये हमने मान लिया कितना L, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने क्या मान ली L। ओके साइन 60 की वैल्यू पुट करो, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आपको याद होनी चाहिए, और इधर 75/L। अच्छा अब L इधर लेकर आ जाओ, 2 इधर मल्टीप्लाई में और √3 डिवाइड में, तो L इक्वल्स टू, देखो L तो मैं इधर लेकर आ गया, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा 75 × 2, और इस √3 को यहाँ लेकर आ गया, तो मतलब हमने 2 इधर ले गए और L इधर लाकर और √3 नीचे ले गए। ठीक है, तो √3 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास ये आंसर आ गया लेंथ का मीटर में। अब लेकिन नीचे जब भी हमारा रूट का आंसर आएगा तो हमें पहले उसको रैशनलाइज करके तब फाइनल अपने आंसर को लिखेंगे। कभी भी हम अपना आंसर ऐसे नहीं देंगे कि हमारा डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर लिखा हो, जैसे √3 √2 इस तरह के। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 75 × 2 करा लो, ये तो आ गया हमारे पास कितना 150। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या चल रहा है √3, इस √3 को रैशनलाइज करा दो, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, इस तरह से मल्टीप्लाई करा दो, ये रैशनलाइजेशन का तरीका है। अच्छा 150 √3 ये ऐसे ही ठीक है। अच्छा √3 × √3 कितना 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया 50। अब हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 50√3 इतना। ठीक है, ये हमारा आंसर आया 50√3, इतनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल कर आई, इतना मीटर। अब मान लो उसने क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं गिवन होती हमें, तो हम अपना आंसर यहीं पर छोड़ देते और हम लिख देते हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया 50√3। ठीक है, लेकिन क्योंकि √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1.732, यही √3 की वैल्यू गिवन है। हाँ 1.732 ये हमें गिवन है, तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 86.6 इतना मीटर। ठीक है ना, 86.60 मीटर। ये हमारे पास उस धागे की लेंथ निकल कर आ जाएगी जिस धागे को हमने यहाँ से पतंग से बांधा हुआ है और यहाँ पर ग्राउंड पर, उस धागे की लेंथ निकल कर आ जाएगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने ये देखा था कि परपेंडिकुलर हमें निकालना था और बेस गिवन था, तो हमने tan थीटा लगा दिया। इस वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है, तो हमने sin थीटा यूज कर लिया। क्वेश्चन वैसे ही हुआ, कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ओके 1.5 मीटर टॉल, ये मैंने बना लिया 1 थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ फिगर, 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है और वो 30 मीटर की एक इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अच्छा चलो यहाँ पर कोई एक चिमनी है ऐसा मैंने माना, और ये जो ऑब्जर्वर है ये इस चिमनी से कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, तो आंसर है 30 मीटर पर, 30 मीटर अवे। ठीक है, तो ये तो हमारा है ऑब्जर्वर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये है ऑब्जर्वर और ये है क्या चिमनी, ये हमें गिवन है चिमनी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बना दी चिमनी। ओके, अब इनका नाम रख दो, चिमनी का नाम रख दिया हमने AB और ये जो ऑब्जर्वर है इसका नाम मैंने रख दिया CD। अच्छा अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लेंथ का कोई ऑब्जर्वर 30 मीटर दूर खड़ा हुआ है, किससे, किसी चिमनी से। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम इज आई इज 60 डिग्री। अब ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का आई यहां पर होगा, इसके आई लेवल से, आई लेवल ये होगा इसका, है ना, इसका पहले तो आई लेवल बना लो, ये इसका आई लेवल होगा यहां पर, है ना। अब इस आई से, इस आई लेवल से इसके चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री, है ना। ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हो गई। तो उसने क्या बोला है कि इस चिमनी के टॉप से ऑब्जर्वर के आई का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता था, लाइन ऑफ साइट
और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और लाइन ऑफ साइट क्या होती है? ऑब्जर्वर और जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है उसके बीच की लाइन। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये क्या बना दिया? ये आई लेवल बना दिया। आई लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, जो हमारी आई का लेवल है। जब मैं देख रहा हूं तो आई लेवल होगा ऐसा हॉरिजॉन्टल, और जो मैं देख रहा हूं उसको ऊपर देख रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी और ये लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये 60 डिग्री बना दिया। अब आगे क्या पूछा हुआ है? फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। देखिए कितना आसान वाला क्वेश्चन आ गया। चिमनी की हाइट हमें निकालनी है। तो ये टोटल हाइट जो है चिमनी की, ये मैंने माना कि h रही होगी। क्या मान लिया प्यारे बच्चों? h हाइट रही होगी चिमनी की हाइट। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहां पर 90 डिग्री है, ये चिमनी खड़ी हुई है। अच्छा, ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है 90 डिग्री पर, तो ये वाली ये चौक क्या बन जाता होगा? एक रेक्टेंगल ही बन जाता होगा, या मैं कोई एक पैरेललोग्राम ही होगा ये, है ना। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 1.5 मीटर है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होती होगी? 1.5, बी से लेकर ई तक, है ना। ये अगर 1.5 है तो इतनी लेंथ ये भी 1.5 मीटर होती होगी। अच्छा, पूरी हाइट कितनी है? h। इतनी कितनी है? 1.5। तो बताइए इतनी हाइट कितनी आएगी? तो आंसर है h में से 1.5 हटा दो तो ये बच जाएगी कितनी? h माइनस 1.5 मीटर, इतनी। ठीक है ना। ये वाली हाइट कितनी आएगी a से लेकर e तक? तो आंसर है h में से माइनस कर दो किसको? 1.5 को, तो कितनी बच गई है? h माइनस 1.5। ठीक है, अच्छा अब प्यारे बच्चों बात करो इस ट्रायंगल की। जहां पर भी आपको ट्रायंगल दिखाई देगा ना, उस ट्रायंगल की बातें करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ट्रायंगल में ही लगेंगे, रेक्टेंगल में तो लग नहीं जाएंगे, है ना। तो पहले तो ट्रायंगल ढूंढो उसमें, तो ट्रायंगल ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस ट्रायंगल का नाम लिख लो सबसे पहले, ट्रायंगल ACE। ओके, अच्छा अब ये डिसाइड करो कि हमें क्या क्या पता है और क्या क्या निकालना है। तो देखो बच्चों, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, है ना, या रेक्टेंगल कह लो। ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा। अच्छा, आपको निकालने किसकी वैल्यू है? h की वैल्यू। तो h आपका कहां पर है? परपेंडिकुलर में आएगा h। और आपको पता क्या है? बेस। बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करेगा? तो आंसर है tan थीटा। कौन सा वाला काम करेगा? tan थीटा, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। ठीक है ना। जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ गिवन होगा, जैसे बेस गिवन है हमें और परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन काम करेगा? tan थीटा। ये दोनों काम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वहां पर हाइपोटेनस इन्वॉल्व है और हमें परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो इसमें परपेंडिकुलर होगा AE। अच्छा, बेस क्या होगा? CE। अच्छा, tan ऐसे ही। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। ये मैंने यहां पर लिख दिया, थीटा कितना? 60 डिग्री। अच्छा, AE हमें निकालना है। AE की वैल्यू कितनी है? h माइनस 1.5, h माइनस 1.5। अच्छा, अपॉन में CE की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर। तो ये मैंने लिख लिया 30 मीटर। अच्छा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये हम पढ़कर आए हैं, √3। अच्छा, h माइनस 1.5 ऐसे ही। ठीक है, और अपॉन में 30, ये ऐसे ही। ठीक है, अब ये 30 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 30 इंटू √3 ऐसा आ गया। और इधर क्या चल रहा है? h माइनस 1.5। ये 1.5 इधर लाकर प्लस करवा लो, तो 30 √3 और ये 1.5 प्लस कर लो। ठीक है, और इक्वल टू में क्या बचेगा? h। हमें h ही तो निकालना है, हाइट निकालनी है, तो ये कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से h निकल कर आ जाएगा। अच्छा, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम अपने एंड से यहाँ पर लिख देते हैं 1.732। ठीक है ना, 30 इंटू 1.732 प्लस 1.5, ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें? h की वैल्यू। इस क्वांटिटी को मैं सॉल्व करके देख लेता हूं कितना आएगा, और इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर बनता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। सबसे पहले मुझे लिखना है 30 का मल्टीप्लाई कराना है 1.732 में, जो मेरा आंसर आएगा उसमें मुझे 1.5 ऐड करना है। तो ये जो आंसर बन रहा है ये बन जाएगा मेरे पास 53.46 मीटर। कितना बन जाएगा? 53.46 मीटर, इतना मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप हाइट निकाल लोगे इसकी।
ठीक है। फिर से एक चिमनी है और एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर उसकी हाइट है। ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, जो कि चिमनी से 30 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और जो ऑब्जर्वर है उसकी आई से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 60 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनाया जाएगा। ठीक है, यहां बना ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल बना दिया। अब मेरे पास यहां पर एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इस ट्रायंगल में ये 30 मीटर था तो ये भी 30 मीटर रहा होगा। अच्छा, ये टोटल h है और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है। तो h में से 1.5 माइनस कर दोगे तो ये निकल कर आ जाएगा h माइनस 1.5। अब परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और बेस मुझे पता है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन सा वाला? tan थीटा वाला। ये आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन केयरफुली करोगे और आपका आंसर सामने आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसकी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूं आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक टावर बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने बना लिया टावर। ये टावर कहां पर खड़ा होगा बच्चों? तो आंसर ऑफ कोर्स ग्राउंड पर, है ना, ग्राउंड लेवल पर खड़ा होगा। अब उसने कहा है क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ठीक है, यहां पर ग्राउंड पर कोई 2 पॉइंट है। पहले तो मैं इस टावर को मान लेता हूं ए बी। ठीक है, ये टावर है ए बी। अब इस ग्राउंड पर कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है सपोज कर लो सी और एक कोई पॉइंट है सपोज करो डी। यहां से इस टावर के टॉप का एंगल हमें गिवन है, ये हमें बता रखा है कि ये क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ये दोनों पॉइंट। और ये जो 2 पॉइंट हैं वो उसके बेस से कितनी कितनी डिस्टेंस पर है? 5 मीटर। एक तो 5 मीटर पर है, ये वाला पहला वाला, एक तो 5 मीटर पर है और दूसरा वाला उसके बेस से कितना है? 20 मीटर डिस्टेंस पर। इस तरह से हमें गिवन है। ठीक है ना। तो फिर से ये कोई एक टावर है, इस टावर के टॉप से ग्राउंड पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि उसके बेस से एक 5 मीटर पर है और एक 20 मीटर पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं सच दैट कि वो दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। इस बात का मतलब ये हो गया कि इन दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। तो अगर मैं एक एंगल थीटा मान लूं, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो दूसरा वाला कितना होगा? तो आंसर है अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही होगा। ठीक है, तो एक थीटा एक दूसरा 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा फिगर बन के तैयार हुआ। कैसे तैयार हुआ ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होती है, सिर्फ फिगर को समझना जरूरी है। ये है हमारे पास एक टावर। इस टावर के टॉप से 2 पॉइंट हैं ग्राउंड पर, जिसमें से एक पॉइंट 5 मीटर पर है और दूसरा वाला पॉइंट इसके बेस से 20 मीटर पर है। वो दोनों पॉइंट इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं सच दैट कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस बात का मतलब ये हो गया कि इन दोनों एंगल का सम कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, जो भी बचा होगा वो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये फिगर बन के तैयार हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन बना हमारे सामने, इस क्वेश्चन में खास बात ये है जो अब तक हमने क्वेश्चन किए उनमें सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा था। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों? 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ये ACB, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, है ना, ACB ट्रायंगल। और एक और बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ADB, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में आपको 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल लेकर चलने पड़ेंगे और दोनों ट्रायंगल को ले जाने के बाद जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो फिर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो क्या पूछा हुआ है उसने क्वेश्चन में? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट उसने पूछी हुई है, तो ये मैंने मान लिया h रही होगी। ठीक है, सबसे पहले आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लीजिए। जब भी आपके पास 2 ट्रायंगल आएंगे तो उनमें से कोशिश किया करो कि पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लो,
एक रिलेशन बना लो, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, फिर एक रिलेशन बनाओ और उन दोनों रिलेशन को, फर्स्ट वाले ट्राइंगल के रिलेशन को और छोटे जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, सेकंड वाला जो ट्राइंगल है उसके रिलेशन को आपस में सॉल्व करो और फिर आंसर को निकाल लो। इस बात का क्या मतलब है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ट्राइंगल ABC, पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में मुझे क्या पता है, इस ट्राइंगल में मुझे बेस पता है, ठीक है, एंगल पता है थीटा, तो बेस पता है, एंगल पता है और मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो आप सिर्फ साइड के बारे में सोचो, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आंसर है tan थीटा। क्या काम करेगा, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, ठीक है। अच्छा, tan थीटा ऐसे ही, ठीक है, इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, H। अच्छा, BC की वैल्यू कितनी है, 5, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अच्छा, थीटा की वैल्यू थीटा ही है, वो वैसे ही लिखा रहने दिया। अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया बच्चों, ठीक है, इसको यहीं इक्वेशन मानकर छोड़ दिया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, दूसरा वाला ट्राइंगल है ADB, ये ट्राइंगल, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं ट्राइंगल ABD, ठीक है। ABD जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये हमें पता है बेस, इसका बेस कितना है, 20, ठीक है। इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, इस बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, 20, और हमें निकालना क्या है, हाइट, ठीक है। तो बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा वाला रिलेशन, तो आंसर है tan थीटा। तो ठीक है, यहाँ पर लिखो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, AB, ओके। अच्छा, और बेस कितना है, बेस है हमारा BD, बेस कितना है, BD। बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट तो यही रहेगी, है ना, जो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट थी वही इसकी भी रहेगी, लेकिन बेस छोटे वाले ट्रायंगल का तो BC था, और बड़े वाले ट्रायंगल का लिखोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा, BD, ठीक है। अब एंगल की बात कर लो, तो tan, ये थीटा एंगल है, अगर ये यहाँ पर जो एंगल हमें गिवन है थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो इस बार जो हमारा एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। पहले तो हमने थीटा की जगह कौन सा एंगल लिखा, थीटा, ठीक है, लेकिन इस बार हम थीटा की जगह कौन सा वाला एंगल लिखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी, H अपॉन BD की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 20, ये लिख लो यहाँ पर 20। अच्छा, ये भी ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, cot थीटा इक्वल्स टू क्या, H अपॉन 20। ये cot थीटा आ गया हमारे पास। tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितनी होती है, cot थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 8th चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ हमने पढ़े थे, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा इक्वल्स टू आ गया H अपॉन 20, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई कौन सी वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कह रहा हूँ आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे कर रहा हूँ मैं, सॉल्व करने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, एक तो आपका ये तरीका है कि आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो, लाइक इस तरह से, जैसे cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन tan थीटा के, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, H अपॉन 20, ठीक है। फिर से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है, ये किसके इक्वल है, H अपॉन 5 के, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो 1 अपॉन tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, H अपॉन 5। ये देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन 5, वो हमने इस tan थीटा की जगह पुट कर दिया, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, H अपॉन 20, ऐसे। अब ये जो 5 है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, जब ये 5 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरह से 5 अपॉन H इक्वल्स टू H अपॉन में क्या, 20, ऐसा। 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 100, और H इंटू H कितना आ जाएगा, H स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, रूट 100, और यहाँ से 100 का रूट कितना आएगा, 10,
इतना मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से निकल जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, फिर से ये हमारे पास एक टावर है और इस टावर से ग्राउंड लेवल पर कोई दो पॉइंट हैं, जो कि एक 5 मीटर है इसके बेस से और इसी के बेस से एक 20 मीटर पर है। ठीक है, इस टावर के टॉप का इन दोनों पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया। इस छोटे वाले ट्रायंगल को हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h, बेस 5, एंगल थीटा, ये लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। फिर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया। इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमने क्या किया, तो हमने देखा यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन चाहिए, तो हमने फिर से tan थीटा ले लिया। तो परपेंडिकुलर h लेंगे, बेस 20 लेंगे, ठीक है, एंगल 90 माइनस थीटा लेंगे। अच्छा, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan थीटा, है ना। cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी, h/5। तो tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे, h/5। ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5 जब ऊपर आ जाएगा इक्वल टू में h/20 चल रहा है, h इंटू एच, एच स्क्वायर, 20 इंटू 5 100, स्क्वायर हटाओगे तो 100 रूट आएगा और h का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ टावर रही होगी वो कितनी, 10 मीटर। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसा फिगर आएगा जिसमें हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे, उनमें पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल से एक रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, और फिर उस रिलेशन को जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे वहां पर कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। ऑलवेज यही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4।